Hello everyone. Today we will start the paper of SSC JEE इलेक्ट्रिकल और मेंस यानी कि पेपर 2 आपका इलेक्ट्रिकल का है जो कि 6 नवंबर को हेल्ड हुआ था। ठीक है, तो 9 से 11 टाइम लिखा हुआ है, तो इसको हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे पेपर के अंदर। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली डिफाइंस द टर्म्स इन डेफिनेशन। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जैसे कि रिजल्टेंट वेक्टर, फेजर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन और फेज डिफरेंस। तो ऑप्शन नंबर बी में जैसे ही आप जाएंगे तो फेजर सब्ट्रैक्शन हम जानते हैं फेजर किस प्रकार से हमें फेजेस बताता है, ठीक है, डिफरेंस बताता है किसी भी वोल्टेज करंट या जो भी कंसीडर हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर वेक्टर डिफरेंस होता है बिटवीन टू फेजर्स इन अ फेजर डायग्राम। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया हुआ है और हमें पहचानना है किस प्रकार का सिग्नल है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पे डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में दिखाई दे रहा है 1 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आपको केवल फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। आपको स्पीड दी है, सिंक्रोनस स्पीड आपको दिया हुआ है यहाँ पर, और पोल्स की वैल्यू दी है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए NS120 F/P का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नो लोड प्राइमरी इनपुट करंट लैग्स द प्राइमरी वोल्टेज वाई एन एंगल। तो यहाँ पर जो नो लोड की कंडीशन आपसे पूछी गई है, नो लोड की कंडीशन में प्राइमरी इनपुट करंट लैग्स करता है प्राइमरी वोल्टेज किस एंगल पर करता है, तो फाई इज लेस देन 90 डिग्री। ओके, तो इंडक्टिव नेचर की वजह से, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग करंट के इंडक्टिव नेचर की वजह से स्लाइड शिफ्ट होता है। कोर लॉसेस जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप पता लगाते हैं नो लोड लॉसेस जैसे बोला जाता है। तो यहाँ पर फाई इज लेस देन 90 डिग्री रहेगा, इंडक्टिव नेचर फिनोमेना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं पी और क्यू में, आपको ट्रूथफुलनेस यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो कंडीशन है कि परमियंस इज द पोजिशन ऑफर्ड टू द मैग्नेटिक फ्लक्स बाय द मैग्नेटिक पाथ, और क्यू है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नॉट पास थ्रू एयर। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि परमियंस क्या होता है, आपका रिलक्टेंस का अपोजिट होता है, लेकिन यहाँ पर अपोजिशन ऑफर्ड बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स बाय द मैग्नेटिक पार्ट, तो यहाँ पे आपके पी वाला जो कंडीशन है वो फॉल्स है, परमियंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस इज हियर। और मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू एयर। ओके, तो ये भी गलत ऑप्शन है आपका, दूसरा वाला भी। तो मैग्नेटिक लाइन्स पास कर सकती हैं, ठीक है, एयर के थ्रू। दे आर मच मोर कंसनट्रेटेड इन मटेरियल्स विथ हायर परमेबिलिटी, जैसे कि आयरन होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, सीरीज RLC सर्किट पूछा गया है एट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की कंडीशन आप जानते हैं XL इक्वल्स टू XC हो जाता है। जो इम्पीडेंस आपका होता है वो प्योरली रजिस्टिव फॉर्म में होता है। पहला पॉइंट, इम्पीडेंस आपका मिनिमाइज हो जाएगा, करंट आपका मैक्सिमम हो जाएगा। I इक्वल्स टू V/Z के फॉर्म में आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको B1 निकालना है। सिंपल सा लूप लगाइए आप। तो यहाँ पर 18, इन दोनों का अगर एडिशन करें तो 18, और 4 और 2 6 I के बराबर हो जाएगा। तो I 3 एम्पियर्स आ जाएगा आपका। और B1 आपको निकालना है, तो 3 × 4 यानी कि 12 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस दिया हुआ है, हीट ट्रांसमिटेड है फ्रॉम द आर्क टू द टॉप लेयर ऑफ द चार्ज बाई डैश एंड इट ऑपरेट्स एट अ पावर फैक्टर ऑफ। तो देखिए, इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस के अंदर जो हीट ट्रांसमिटेड होती है एट द टॉप ऑफ द लेयर, वो दो वे के थ्रू होती है, एक रेडिएशन और एक कन्वेक्शन के थ्रू। ठीक है, और इसका जो पावर फैक्टर होता है वो लाई करता है 0.7 से 0.9 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंडर से रिलेटेड है। ओके, टेंडर से रिलेटेड है। तो यहाँ ओपन टेंडर्स आर इनवाइटेड बाय पब्लिक एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है, और ओपन टेंडर्स जो होते हैं वो इनवाइटेड करते हैं बाई पब्लिक एडवर्टाइजमेंट, और एनी कॉन्ट्रैक्टर हु इज़ विलिंग टू अंडरटेक द वर्क एंड हु इज़ रिक्वेस्ट फाइनेंस एंड इक्विपमेंट टू कंप्लीट द वर्क सेटिस्फैक्टरली इज अलाउड टू सबमिट द ऑर्डर। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को रीड आउट करके समझ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंगल स्टैक है, 8 फेज मल्टीपोल स्टेपर मोटर है, 6 रोटर टीथ दिए हैं। देखिए, सिंगल स्टैक है, 8 फेज है, मल्टीपोल स्टेपर मोटर है, 6 रोटर टीथ है,
फेज एक्साइटेड है 1 एट अ टाइम। आपसे पूछा गया स्टेप्स पर रेवोल्यूशन। स्टेप्स पर रेवोल्यूशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रोटर टीथ इंटू नंबर ऑफ फेजेस अपॉन नंबर ऑफ फेजेस एक्साइटेड एट अ टाइम। तो यहाँ पर आंसर 48 होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ रोटर टीथ कितने आपके 8 हैं और नंबर ऑफ फेजेस आपके यहाँ पे ठीक है 8 है और नंबर ऑफ रोटर टीथ 6 हैं। फेस नंबर ऑफ सिंगल स्टैक है तो आई थिंक 8 आपका नीचे आएगा, तो 6 इंटू 8 अपॉन 1, क्योंकि सिंगल स्टैक है इसलिए 1 आ रहा है। 48 इज द आंसर। करेक्ट पेयर ऑफ ब्रिज पूछा गया है, तो कैल्विन डबल ब्रिज आप जानते हैं लो रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। लॉस ऑफ चार्ज मेथड आपके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए यूज़ होता है। बीच स्टोन ब्रिज जो है वो लो और हाई यानी कि मोस्टली लो के लिए यूज़ होता है। कॉरी फ्रेस्टर ब्रिज जो है वो मीडियम रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, आपसे एनर्जी पूछा गया, तो एनर्जी पावर इनटू टाइम होती है। ठीक है, तो पावर इनटू टाइम आप अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर मैच द कॉलम्स प्रकार के हैं, तो सोडियम वेपर लैंप आपका हाई सबसे ज़्यादा ल्यूमिनेंस एफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया गया है किसकी कितनी ल्यूमिनेंस एफिशिएंसी है, उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। ऐसा कौन सा टर्बाइन है जो कि इन विच द रनर रिसीव्स वाटर एक्सियली, तो देन कैप्लन टर्बाइन इज देयर। Which of the following is not a valid advantage of कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि इसकी लो कॉस्ट नहीं है, हाई कॉस्ट होती है, तो एक वैलिड एडवांटेज में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थेवेनिन थ्योरम से रिलेटेड, तो आप नॉर्मली जानते हैं थेवेनिन वोल्टेज आपको दिया गया है, थेवेनिन रेजिस्टेंस दिया हुआ है और लोड रेजिस्टेंस दिया गया है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए I = VTH अपॉन RL, यानी कि लोड रेजिस्टेंस प्लस थेवेनिन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सोर्स है, ठीक है, कैपेसिटिव सर्किट है, इम्पीडेंस दिया हुआ है, एंगल आपसे पूछा गया है, तो एंगल आपको फाइंड करना है। इन्होंने इस टर्म में आपको दिया हुआ है आंसर्स, तो आप जानते हैं जब आपको एंगल फाइंड करना होता है tan इनवर्स x अपॉन r अप्लाई करते हैं। x आपका क्या 8 और r क्या आपका 6, तो इसको जब आप काटेंगे 4/3 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप 3 से अगर काटेंगे तो 4/3 आएगा। तो यहाँ से आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं इसको। यहाँ पर कुछ थ्रेशोल्ड्स वोल्टेज दिए गए हैं टिपिकल डायोड्स के, तो इनकरेक्ट कौन सा है इसमें से, लाइट एमिटिंग डायोड 0.1 वोल्ट, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है आपका। ठीक है, मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स किसको बोला जाता है डीसी मोटर के अंदर, तो स्पीड और टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी होती है वो मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कही जाती है। ये सीरीज मोटर का स्पीड टॉर्क है और ये शंट मोटर का स्पीड टॉर्क है। नेक्स्ट कुछ असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, इनको आप रीड करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि दोनों एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सिंक्रोनस जनरेटर फेजर डायग्राम आप जानते हैं, इसे बोला गया कि IA फेज में है एक्साइटेशन वोल्टेज के। ठीक है, और एक्साइटेशन वोल्टेज लीड कर रहा है टर्मिनल वोल्टेज BT से। तो यहाँ पर सिंक्रोनस जनरेटर ऑपरेट कर रहा है जनरेटिंग मोड में, जब आर्मेचर करंट फेज में रहेगा एक्साइटेशन वोल्टेज के और एक्साइटेशन वोल्टेज लीड करेगा टर्मिनल वोल्टेज के। तो यानी कि जो सेकंड आपका रीजन है वो असर्शन के लिए सही पॉइंट साबित होता है। यहाँ पर बात हो रही है कि पुल आउट टॉर्क 2.5 टाइम्स है फुल लोड टॉर्क के, तो यहाँ पे 80% के लगभग रहता है, 75 to 80% ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्टीपल नेटवर्क्स हैं, डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, इक्विवेलेंट डेल्टा रेजिस्टेंस फॉर अ स्टार कनेक्टेड सेट ऑफ रजिस्टर्स आपको दिए गए हैं, ये फाइंड करना है। तो इस प्रकार आप निकाल लेना, R12 की वैल्यू मान लीजिए आपको चाहिए, तो R1 + R2 + R2 अपॉन R3, तो उसको सॉल्व करेंगे तो 20 ओम आ जाएगा। उसी प्रकार से R23, ठीक है, और R13 भी आप निकाल सकते हैं। R13 कैसे निकालेंगे, R1 + R3 हो जाएगा और R1 R3 अपॉन R2 हो जाएगा। उसी प्रकार से ऑल वैल्यू भी निकाल सकते हैं।
सी इक्विवेलेंट आपको फाइंड करना है, तो ये 20 और 5 सीरीज में है, ठीक है। तो इनको सॉल्व कर लेंगे जैसे आप, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। पावर डिसिपेटेड इन द जेनर डायोड आपसे पूछा है, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि इन एन एसी करंट कैरिंग कंडक्टर द स्किन इफेक्ट के बारे में आपसे पूछा गया है। डैश लिखा हुआ है विथ द इंक्रीज इन डायमीटर और डैश विथ द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। तो फॉर्मूला लगभग ऐसा होता है, तो यहाँ पर डायमीटर पे बढ़ने पे भी इंक्रीज करेगा स्किन इफेक्ट एंड फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पे भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको दिखाई दे रहे हैं। अंडरग्राउंड केबल के बारे में आप जानते होंगे, आपसे करेक्ट सीक्वेंस पूछा है लेयर का, तो सबसे अंडर कंडक्टर होता है, उसके ऊपर मेटेलिक शीथ, देन बैडिंग इज देयर, आर्मरिंग एंड सबसे ऊपर सर्विंग इज देयर। करेक्ट पेयर ऑफ एलसी ऑक्सीलेटर्स, तो एल और सी जो भी ऑक्सीलेटर्स के अंदर यूज होते हैं वो कॉलपिट और हार्टली ऑक्सीलेटर होते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 0.5 आई नोट प्लस 3, ठीक है, जो कि आई नोट के बराबर होगा। इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट आप जानते हैं, आई नोट 6 एम्पियर आ जाएगा, तो 6 × 4 24 वोल्ट इज योर आंसर। ट्रांसमिशन लाइन्स के बारे में आप जानते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए एट हाई वोल्टेजेस, और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन यानी कि डिलीवर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जनरेटिंग स्टेशन है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी दिया हुआ है, डिलीवर्स करना है इतना यूनिट्स पर एनम। अगर एनुअल फिक्स्ड चार्जेस आपको 160 पर किलोवाट है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड रनिंग चार्जेस आर 4 पैसे पर किलोवाट हावर, आपसे पूछा गया है कॉस्ट पर यूनिट जनरेट कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप टोटल फिक्स चार्ज निकाल लेना, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इनटू फिक्स चार्जेस आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। फिर टोटल रनिंग चार्जेस निकाल लेना, रनिंग चार्जेस होता है कि कितनी एनर्जी डिलीवर कर रहे हैं इनटू रनिंग चार्जेस। टोटल एनुअल कास्ट दोनों को ऐड कर लेंगे, फिक्स्ड और रनिंग चार्जेस को। फिर क्या करना है कि टोटल जितनी भी एनुअल कास्ट आई है और जितनी एनर्जी डिलीवर्ड हो रही है, कितनी हो रही है, कितनी यूनिट्स हैं, 250 × 10⁶ सॉल्व करेंगे तो 0.072 रुपीस आपका आंसर आ जाएगा। ओवर एक्साइटेड की कंडीशन में बैक ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द मैक्सिमम डिमांड किसी भी प्लांट के अंदर अगर इक्वल हो जाए प्लांट कैपेसिटी के, तो रिजर्व कैपेसिटी कितनी होगी। तो देखिए 0 होगी, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड, और दोनों बराबर हो जाएंगी तो रिजर्व कैपेसिटी बिकम्स 0। नेक्स्ट है नॉर्टन इक्विवेलेंट, तो नॉर्टन इक्विवेलेंट आप निकाल लेंगे और नॉर्टन करंट भी आपको फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर वायरिंग डायग्राम्स के बारे में पूछा गया है कि हाउ डू इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस डिफर इन वायरिंग डायग्राम्स कंपेयर टू सिमेट्रिक डायग्राम्स। सो वायरिंग डायग्राम क्यों यूज़ करते हैं, वायरिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, और सिमेट्रिक डायग्राम क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो कनेक्शंस हैं उनके शेप्स को सिंप्लीफाइड कर सकें। तो यहाँ पर 50 sin 80πt आपको दिया गया है और फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी गई है, तो 2πft आप यहाँ पर लगा सकते हैं, तो बाकी की चीज़ें कट जाएंगी, पाई और टी, 2πft यानी कि 80/2 = 40 हर्ट्ज। नेक्स्ट है सीरीज आरएल सर्किट, फेज डिफरेंस आपसे पूछा गया है, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आपका फेज डिफरेंस दिखाई दे रहा है। कैथोड रे ट्यूब फ्रीक्वेंसी कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिफ्लेक्ट करते हैं, तो इसका राइट आंसर आई थिंक ऑल्टरनेटिंग बिटवीन द हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस होना चाहिए, ठीक है। रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जैसे कि मान लीजिए एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, वो आपकी 2 फीडर से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, एक इसके से जुड़ा है, एक दूसरे वाले से।
So which statements accurately describe the working principle of single phase motors? सिंगल फेस मोटर का जब ये प्रिंसिपल आपसे पूछा जाता है तो जो इसमें इसके अंदर क्या होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो पल्सेट्स करती है टू पोल्स के बीच में, ठीक है, और उसमें एक इनिशियल फोर्स रिक्वायरमेंट होता है। तो इनिशिएट करने के लिए रोटर मूवमेंट को कैपेसिटर्स और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का यूज़ करते हैं, जिससे कि इनिशिएशन प्रोवाइड हो और स्टार्टिंग टॉर्क मोटर को मिल सके। यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे 1/2 Li², एनर्जी आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट है करेक्ट एप्लीकेशन आपको बताना है ट्रांसफार्मर की टाइप की। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आपके करंट और वोल्टेज मेजर करने के लिए आते हैं, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। यहाँ पर पूछा गया है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो ये फॉर्मूला होता है μ0I1I2/d²। नेक्स्ट है करेक्ट पेयर ऑफ टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल हीटिंग एंड द वे इन विच द हीटिंग इज ऑब्टेंड। तो इंडक्शन हीटिंग में एडी करंट लॉसेस जो आपका फिनोमेना है वो हम यूज़ करते हैं इंडक्शन हीटिंग के अंदर। विथ रेफरेंस टू द शेडेड पोल इंडक्शन मोटर आपको ट्रू और फॉल्स की कंडीशन बताना है, ठीक है। तो शेडेड पोल मोटर एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। ये क्यों करती है? क्योंकि शेडिंग कॉइल्स एक फेज शिफ्टेड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती हैं जो कि एक यूनिडायरेक्शनल रोटेशनल फोर्स बनाती है, इसलिए एक वन डायरेक्शनल रोटेशन है आपका शेडेड पोल मोटर का। और सेकंड जो है कि कॉपर रिंग जो होती है वो एक्ट करती है आपकी शेडेड पोल मोटर के अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग के फॉर्म में। स्टेपर मोटर्स जो होती हैं वो पोजिशनिंग एप्लीकेशन के लिए यूज होती हैं, क्योंकि स्टेप्स में वर्क जो करती है ऑपरेट होती है। वे आर होल्डिंग अ पोजिशन इज एसेंशियल एंड दे आर जनरली लेस एक्सपेंसिव, ठीक है। और सर्वो मोटर्स जो होती हैं वो एक क्लोज लूप मोटर्स लाइक ट्रू फीडबैक पोजिशनर विथ एनकोडर्स जो कि प्रिसाइज कंट्रोल प्रोवाइड करती हैं मोशन और स्पीड, ठीक है। दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन एक सर्वो मोटर का एक स्टेपर मोटर का, इसीलिए रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। इंडक्टिव ससेप्टेंस आपसे पूछा गया है, तो V = 1/XL होता है, यानी कि V = 1/ωL। नेक्स्ट है कॉइल्स डीसी मोटर स्टार्टर की बाउंड होती हैं मैग्नेट के थ्रू। मैग्नेट क्या है आपका? ऐसा मटेरियल है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होता है, ठीक है, और ईएमएफ भी आपका थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ भी लो होता है, ठीक है। स्टेपर मोटर जो कि स्टेप्स बाइस आपका फुल रोटेशन प्रोड्यूस करती है, जैसे कि आपकी वॉच के अंदर होता है, ठीक है, स्टेप्स बाय स्टेप्स एक रोटेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है। आपसे पूछा गया है कि एज्यूमिंग द वेट पर यूनिट लेंथ एंड टेंशन इन द कंडक्टर इज कांस्टेंट, यानी कि लेंथ और टेंशन को कांस्टेंट रखते हैं। अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या होगा अगर सैग 25% डिक्रीज हो जाता है, तो 25% डिक्रीज हो जाने की वजह से जो लेंथ होगी वो नई लेंथ बन जाएगी आपकी 0.75 L, ठीक है, यानी पुरानी वाले के। और नया सैग का फार्मूला अगर हम लगाएंगे W = S = WL²/T, यानी कि 0.75 का स्क्वायर अपॉन 8T लगाएंगे, तो यहाँ पर 50% का रिडक्शन आपका निकल के आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ CRO इज इनकरेक्ट, ठीक है। पहला ही ऑप्शन आपका इनकरेक्ट सा है, जनरेट द डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये अभी हमने देखा था कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर, तो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। स्टेटमेंट्स वगैरह आप रीड कर सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर्स
वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये तीनों पावर फैक्टर पे भी ऑपरेट करता है इसीलिए। और जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ हम सिंक्रोनस मोटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ आप पॉइंट आउट दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है वो इलेक्ट्रॉन गन से प्रोड्यूस होती है। डिफ्लेक्टेड बीम जो होती है वो एक आपकी फ्लोरोसेंट स्क्रीन से डिफ्लेक्ट होकर आएगी। और डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो आपका किससे रिलेटेड है, तो ये है आपके ट्रिगरिंग सर्किट से। और फंक्शन जनरेटर आपके अलग अलग प्रकार की वेव जनरेट करता है। यहाँ पर तीनों का सम हो जाएगा तो 1 + 3 + 5 विच इज इक्वल्स टू 9 वोल्ट। 1/4 HP की मोटर है। आपको पावर कंजप्शन निकालना है तो 746/4 आप करेंगे, क्योंकि 1 HP इक्वल्स टू 746 होता है। 746 डिवाइड बाई 4 186 आ जाएगा। यहाँ पर बायोमास एनर्जी के बारे में कुछ ऑप्शंस पूछे गए हैं। तो बायोमास एनर्जी और फ्यूल कैन नॉट बी स्टोर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, जबकि इसको करा जा सकता है स्टोर। ठीक है, तो यहाँ पर Q और R ऑप्शंस सही बताए गए हैं, जैसे कि कैन पोटेंशियली पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही बात है। बायोमास एनर्जी कैन पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। यहाँ पर भी आप इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि I जो होगा वो समेशन होगा दोनों रेजिस्टेंस और इंडक्टर के थ्रू के करंट का। एक्टिव कंपोनेंट कौन से होते हैं, जो डिलीवर करते हैं पावर, और पैसिव कंपोनेंट कौन से होते हैं, जो कंज्यूम करते हैं पावर। नेक्स्ट, यहाँ पर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, ऊपर भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया था, हमसे करेक्ट पूछा है। तो सिलिकॉन डायोड विच इज इक्वल्स टू 0.7 वोल्ट। नेक्स्ट है कि एक 240 वोल्ट डीसी शंट मोटर है जिसका आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया है, स्पीड दी है, आर्मेचर करंट ऑफ 40 एम्पियर, और उसकी स्पीड को रिड्यूस किया जाता है 800 RPM पे। आर्मेचर करंट सेम है, एडिशनल रेजिस्टेंस क्या होगा। सबसे पहले तो आप बैक EMF 1 निकाल लेना, जो कि इतना आएगा 230 वोल्ट। फिर आप रेशियो के थ्रू EV2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आप EV2 माइनस EV1 करेंगे, ठीक है, EV1 माइनस EV2 इक्वल्स टू 40 इंटू जो रेजिस्टेंस आपको दिया गया है पहला वाला प्लस एडिशनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद एडिशनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूला सेम है, E इक्वल्स टू V माइनस IARA। यहाँ पर भी आप सेम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, NS इक्वल्स टू 120F/P। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। नेचर ऑफ करंट करेक्ट क्लासिफिकेशन पूछा है, AC और DC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। ठीक है, जनरली कंसिडर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर कौन सा होता है, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर टाइप ऑल्टरनेटर्स जीरो पावर फैक्टर मेथड को हम पोर्टियर ट्रायंगल मेथड भी कहते हैं। इसी प्रकार से आप जीरो पावर फैक्टर निकालते हैं, और पोर्टियर ट्रायंगल भी इसको कहा जाता है। ये ट्रायंगल जो बना हुआ है दिस इज कॉल्ड द पोर्टियर ट्रायंगल मेथड। कोटेशन के अंदर हम क्या करते हैं, प्राइस को कंपैरिजन करते हैं, अलग अलग कंपनी प्राइस जो भी लिखी रहती है कंपोनेंट की वो यहाँ पर देखते हैं। देखिए, हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के अंदर कोर लॉसेस 52 वाट हैं 40 हर्ट्ज पे, और 90 वाट हैं 60 हर्ट्ज पे। आपसे पूछा गया एडी करंट लॉस कितना होगा। तो सबसे पहले वाली कंडीशन आप निकाल लेंगे, ठीक है, जिसमें P इक्वल्स टू AF। देखिए फॉर्मूला ये होता है, आयरन कोर लॉस इक्वल्स टू PC इक्वल्स टू A इंटू F, ठीक है, प्लस B इंटू F स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो 52 आपका कोर लॉस है, और A इंटू 40 यानी कि फ्रीक्वेंसी,
प्लस 40 का स्क्वायर। उसी प्रकार से पहली इक्वेशन निकल जाएगी, ये दूसरी इक्वेशन निकल जाएगी। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी और 50 हर्ट्ज पे एडी करंट लॉस निकालना है। तो कोर लॉस जैसे आप पूरा निकालेंगे तो ये वाला हिस्सा क्या होगा आपका, एडी करंट लॉस का होगा, और ये हिस्सा किसका होगा, आयरन लॉस का होगा। पैसिव कंपोनेंट विच इज कैपेसिटर, इंडक्टर्स, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप आसानी से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स हैं, करंट है 100 एम्पियर, सेपरेटेड हैं एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर निकालेंगे। फॉर्मूला आपके सामने है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इसकी वैल्यू रखना है। बाकी 100 एम्पियर इंटू 100 एम्पियर अपॉन 2 पाई डी, तो इसको रखने पे 0.2 न्यूटन पर मीटर अट्रैक्टिव फोर्स विल बी देयर, क्योंकि ईच वन कैरिंग और सेम डायरेक्शन में फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए अट्रैक्टिव फोर्स विल बी देयर। कैथोड रे ट्यूब का डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, इसको एनालाइज करके देखना है आपको। फोकसिंग एनोड की पोजिशनिंग आपसे पूछी गई है, कहाँ पर होती है, तो प्री एक्सीलरेटिंग एनोड और एक्सीलरेटिंग एनोड के बीच में लाई करता है। यहाँ पर सिंपल से फॉर्मूले हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, पावर का बेसिक यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, ठीक है, तो जो जूल होती है। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है, तो वॉट पर W/T, ठीक है, यानी कि पावर अपॉन टाइम, जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट है कि कौन सा कंपोनेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड जो कि एक्यूमुलेट करते हैं डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाई यूटिलाइजिंग द इलेक्ट्रिकल फील्ड बिटवीन टू कंडक्टिव प्लेट्स। तो यहाँ पर कैपेसिटर्स आंसर होना चाहिए दो कंडक्टिव प्लेट के बीच में। इस प्रकार से आप जानते हैं एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, इस प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड के अंदर कैपेसिटर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल बैरियर आपको दिया हुआ है 0.7 वोल्ट पीएन जंक्शन के अक्रॉस, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछा गया है, ठीक है। विथ आपको दी गई है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E=V/D। V क्या है आपका दिया हुआ है, D आपको विथ दी हुई है, यानी कि 0.7/3.5, यानी कि 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर 10⁻6 बचेगा, 0.7 से नीचे, तो आंसर आपका मिल जाएगा। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा लीडिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट होता है, ठीक है। नॉर्टन्स थ्योरम आपसे पूछी गई है। नॉर्टन्स थ्योरम के अंदर नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया है। दो रेजिस्टेंस आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 आप अप्लाई करेंगे, यानी कि 12 इंटू 8/20। यहाँ पर भी सिंपल सा क्वेश्चन है, लूप लगाइए, 20/5 4 एम्पियर, और वोल्टेज इसके क्रॉस निकालना, तो 4 इंटू 2 8 वोल्ट। यहाँ पर टॉर्क और आर्मेचर करंट के बारे में कुछ पूछा गया है, डीसी सीरीज मोटर के कंपैरिजन में के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। तो TA/IA कर्व जो होता है वो पैराबोला दिखाई देता है, ठीक है, सीरीज मोटर में, यानी कि टॉर्क जो होता है वो आर्मेचर करंट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। आप अच्छे से जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर एवलांचे ब्रेकडाउन और जेनेट ब्रेकडाउन के बीच में डिफरेंस पूछा गया है। तो एवलांचे ब्रेकडाउन कब होता है, हाई वोल्टेज पे होता है, और ये इरिवर्सिबल है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सेस करंट फ्लो होता है जो कि मटेरियल जो भी यूज़ किया उसको डैमेज कर देता है, इसीलिए इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जेनेट ब्रेकडाउन के अंदर लो वोल्टेज पे हो जाता है, यानी कि रिवर्सिबल है, अगर सेफ कुछ सेफ लिमिट के अंदर हम इसको ऑपरेट करें, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, इम्पीडेंस आपको दिया गया है, एक्सेल आपको दिया हुआ है, रेजिस्टेंस पूछा है। फॉर्मूला आप जानते हैं इम्पीडेंस का, √R² प्लस XL² होता है, ठीक है। यहाँ से R² आप निकाल लेंगे, यानी कि R की वैल्यू फाइंड हो जाएगी।
क्वेश्चन में पूछा गया कॉम्बिनेशन कौन सा कहलाता। अभी हमने देखो सेम क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला देखा ना, वही चीज़ है कि z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। जब आप फुल अप्लाई करते हैं इम्पीडेंस, रजिस्टेंस और रिएक्टेंस के बीच में, तो वो कहलाता है आपका इम्पीडेंस। ठीक है, तो z के फॉर्म में पूरा जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका हम वैल्यू लेते हैं और इम्पीडेंस से डिफाइन करते हैं। तो यही थे आज तक के क्वेश्चन, जो कि 100 क्वेश्चन जो कि एसएससी जेईई मेंस में आपके पूछे गए हैं पेपर 2 के अंदर। थैंक यू।